आज़ादी मुबारक हो दोस्तों। अंग्रेजों से 80 साल पहले मिल गई थी टेलीप्रॉम्प्ट से शायद इस बार मिल गई है। बिना टेलीप्रॉम्प्ट के तकलीफ होती है। खुद से बोलने में आदमी हकला सकता है, लेकिन क्या बोल रहा है उसे मालूम होता है। 14 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी ये भाषण देखने के बाद पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कहा कि लाल किले से भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री का कंपटीशन हिला हुआ था। जैन जी आंदोलन ने तो सारा कंपटीशन हिला दिया था। जेल अब एल्फा जब सड़क पे उतरेंगे तो न जाने क्या होगा। इसके बाद पेशे से एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं कि कभी शब्दों से माहौल बनाते थे, अब वही शब्द संभालना मुश्किल हो रहा है। आवाज में पहले वाली धार नहीं है, चेहरे पर पहले वाला भरोसा नहीं है। 14 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री अंडर कॉम्पिटिशन नर्वस और शेकी दिखाई दिए। सांसद संजय सिंह ने कहा कि सस्पेंड करो उसको जिसको टेलीप्रॉम्प्टर लगाना भूल गया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री की पॉकेट में लगे तिरंगे पर कहा कि प्रधानमंत्री ने तिरंगा उल्टा लगा रखा था, केसरिया ऊपर होना चाहिए था, हरा नीचे होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां तो मिट्टी डालते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इन सब बातों पे बात करेंगे तो असली मुद्दे की बात है, उस पर बात नहीं हो पाएगी। देखिए, हकलाना, गलती करना कोई बुरी बात नहीं होती है। असली बात वही है जो पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कही है। जैन जी आंदोलन और स्कूलों में शुरू हो चुकी जैन अल्फा आंदोलनों से उस सरकार का कंपटीशन हिल चुका है जो हिंदुओं को मुसलमानों से डराकर वोट लेती है। युवा अब धर्म की बात छोड़कर कर्म की बात करने लगे हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने लगे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हथियारी नक्सल और दिमागी नक्सल से जोड़कर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश की। देखिए, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। दिमागी नक्सल कौन है? क्या वो जो जंतर मंतर पर आंदोलन करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे? दिमागी नक्सल कौन है? क्या वो जो अल्फा जो स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं? दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। वहां किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं थी। पानी पीने का हैंडपंप वो वेल कौन हुआ? कुछ नहीं, इसमें भैया कुछ फ्री है, एकदम सब फ्री है। हैंडपंप वो वेंटगान हो गया। प्रधानमंत्री जिस जंगल वाले हथियार की नक्सल की इशारा कर रहे हैं, वो नक्सली बने अपने जल, जंगल, जमीन की मांगों के साथ। उनका संघर्ष सरकार के साथ रहा और स्कूलों से लेकर जंतर मंतर तक जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने संघर्ष सरकार से था, क्या प्रधानमंत्री उनको दिमागी नक्सल कहना रहे? प्रधानमंत्री के कहने से पहले बीजेपी मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, ये तो दहशतगर्दों का बीट। दिमागी नक्सल कौन है? जो सरकार से अपने अधिकार मांगे, अधिकार न मिलने पर आंदोलन करे, विरोध करे। प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले से इसे डिस्क्राइब करना चाहिए था, लेकिन 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी बाबा रामदेव की बात पर भी गौर कर ले तो बेहतर होता। देखिए, चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ
टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्म सतो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन कर। दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। शुरू में हिंदू खतरे में था, सरकार उसे बचाने आई थी, फिर किसी बुद्धिजीवी ने कहा कि लगेगी आप तो आपके घर तक भी इज्जत में। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के मकान थोड़ी है, बहुत सालों तक हिंदू मुसलमान हुआ, चूड़ी वाले पीटे गए, मुसलमान डिलीवरी वाले का बहिष्कार हुआ, रोहिंग्या पाकिस्तानी न जाने क्या क्या हुआ, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा, धार्मिक यात्राओं में मस्जिदों के चढ़ जाना बहुत हुआ। लेकिन हर उसकी उम्र होती है। मुगल आए थे चले गए, अंग्रेज भी आए थे चले गए, उसी तरह हिंदू मुसलमान का नशा देश के सर से उतर गया। अब जब बहुसंख्यक आबादी सरकार से वो करने को कह रही है जो सरकार को असल में करना चाहिए था, तब सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। प्रधानमंत्री को समझ में आया कि फ्रांस कहने से और खड़े मोबाइल से वीडियो बनाने से बात बन जाएगी, लेकिन बनी नहीं। फ्रेंड दोस्तों, कभी 2024 की बात है, कभी 2047 की बात। प्रधानमंत्री हमेशा लाल किले से टाइम ट्रेवल करते हैं। अब जो प्रधानमंत्री 2037 का सपना दिखा रहे हैं, वो पहले कहते थे इन्हीं आंखों से देखना है जो होना है, लंबा इंतजार नहीं कर सकते। लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। 2050 में ऐसा होगा और बारे होगा तो होगा भी, हम कहाँ होंगे? इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है। 12 साल से भाषण में जो कहा जा रहा है वो करना ही पड़ता है भाई। शायद प्रधानमंत्री इतने सालों से टेलीफोन पर देखकर पढ़ रहे थे, इसीलिए उन्हें याद ही ना रहता हो। अब कागज में देखकर पढ़ रहे तो शायद कुछ याद रह जाए। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ लोगों को एआई स्किल की ट्रेनिंग देंगे। कितने? 1 करोड़। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। लाल किले से ये घोषणा करने में उनको गर्व हो रहा है, लेकिन इस घोषणा का प्रत्यक्ष कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एआई सीखना चाहता है वो सीख रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने रोजगार देने के नाम पर पकौड़ा बनाने को भी रोजगार शामिल कर दिया था, वैसे ही एआई ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने लाल किले से फ्री कोचिंग देने की भी घोषणा कर दी। यूपी में हजारों सरकारी स्कूल बंद करके फ्री कोचिंग की घोषणा कर दी गई है। स्कूल चला नहीं पा रहे हैं, फ्री कोचिंग की घोषणा कर रहे हैं, ताली बजाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए
विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे, अब 15 अगस्त को बाबा रामदेव को भी सुन लेना चाहिए। हर साल 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिल रही है, कौन से प्राइवेट पर मिल रही है, किसी को नहीं मालूम। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, अब तो प्रधानमंत्री अपना वादा भी भूल चुके होंगे। सबको पक्का घर मिलेगा, ये भी वादा था। अगर प्रधानमंत्री च्यवनप्राश खाते तो उनको याद होगा कि 2022 तक हर गरीब को पक्का घर देने का वादा उन्होंने ही किया था। हम 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये मोदी है, ये चौकीदार है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर देकर के ही सांस लेने वाला है। स्मार्ट सिटी का खुद का मुंह नहीं दिखा पा रहा है। विश्व गुरु का डमरू ऐसा है कि जब चाहो मन मर्जी के बजा दो। एक बात और